करेंगे, उसमें हमने लेसन स्टार्ट करा था फैशन डिजाइनिंग और व्यापार। ओके, फैशन डिजाइनिंग और व्यापार में हमने फैशन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, फैशन की जो बेसिक टर्म्स है फैशन के उनके बारे में पढ़ा था, फैशन स्टाइल या शैली, फैड्स और क्लासिक्स। उसके बाद हमने फैशन का विकास पढ़ा था, फैशन किस तरह से आगे बढ़ा था। किसी को याद है? सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रांस, फ्रांस के बाद फर्क जो चेंज आया था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति से। फिर सिलाई मशीन का विकास हुआ, फिर लेवी स्ट्रॉस ने क्या बनाया था? लेवी स्ट्रॉस ने बेटा याद है? डेनिम की पैंट। बिल्कुल, जीन्स बनाया था उसने, जो डेनिम्स होती है उसका उससे आविष्कार किया यस। था। और वो बेसिकली मजदूरों के लिए थी, जिसमें पॉकेट्स थी जो वो आराम से काम करें और उसमें अपने औजार भी रख लें। उसके बाद 1880 के बाद जो है मिक्स एंड मैच का सिस्टम आया, स्कर्ट टॉप्स अलग-अलग हो गए, मिडिल क्लास आई जब, तो लेडीज का भी काम शुरू हुआ और मिक्स एंड मैच के साथ-साथ रेडीमेड्स भी आ गए। और 19वीं शताब्दी में, मतलब जो हमारी 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पर जो है लोग खरीदते भी आ रहे थे और मार्केट में कपड़े बिकने भी लगे, और जो आपको पसंद है आप उसे खरीद भी सकते थे। फिर हमने फैशन साइकिल करी थी जिसमें कि 5 स्टेजेस थी। फैशन की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, फिर लोकप्रियता में कमी होना, और उसके बाद एंड में था कि शैली का परित्याग। फिर हमने फैशन व्यापार करा था। फैशन व्यापार के बाद अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फैशन व्यापार कैसे होता है, क्या करना है, अब हमें इसे स्टार्ट करना था। यही करना है ना आज हमें? यस मैम। ठीक है। फैशन व्यापार। हाँ, फैशन व्यापार बेटा जल्दी से कर लेते हैं हम, अपना माइक ऑफ। व्यापार के अर्थ से फैशन क्या व्यापार का अर्थ करना है? होता है, व्यापार कोई भी हो उसका अर्थ होता है कि कोई भी चीज जिसकी बिक्री हो, सही समय पर हो, सही स्थान पर हो, सही मूल्य पर हो, और हमें योजना बनानी होती है। तो बेसिकली जो हम करते हैं किसी भी चीज की बिक्री के लिए, उसमें क्या करते हैं कि हम कौन सा सामान बेचेंगे, कब बेचेंगे, कहाँ पर बेचेंगे और कितने मूल्य में बेचें कि हमारा सामान बिक भी जाए और उस पे हमें फायदा भी हो, हमें लाभ भी हो। तो फैशन व्यापार का भी यही अर्थ है कि हम फैशन में जो है सामान को बेचेंगे सही समय पर। ये ध्यान में रखना आप लोग, कब बेचेंगे हम, कैसे बेचना है, सही समय पर बेचना है, सही स्थान पर बेचना है, सही मूल्य पर बेचना है। इनमें से कोई भी जगह अगर सही नहीं होगी तो सामान नहीं बिकेगा। जैसे अगर हम अभी सर्दियों में गर्मियों के कपड़े भेजें तो समय सही नहीं है, बहुत महंगा बेचेंगे तो भी नहीं बिकेगा। जगह सही नहीं है, मान लो। यस मैम। बेटा माइक ऑफ करो। प्रकाश कुमार, आकांक्ष, बेटा अपना माइक ऑफ करो। हाँ, तो सही मूल्य, हमें योजना ऐसी बनानी होती है कि हम अपने सामान को बेस्ट बेच पाएँ और मैक्सिमम प्रॉफिट। किसी भी बिज़नेस का या व्यापार का रीज़न क्या होता है कि हमें मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमारा मेन एम है कि हमें अधिकतम लाभ हो। बेटा माइक ऑफ करो। तो अब देखते हैं व्यापारी क्या होता है। व्यापारी, जो जना व्यापार करे वो व्यापारी है। तो व्यापारी वो व्यक्ति होता है जो प्रेरणा को डिज़ाइन में परिवर्तित करने को सुसाध्य बनाता है, संकल्पना के लिए, मतलब जो उसका कंसेप्ट है, जो उसके दिमाग में है, उसे डिजाइन में परिवर्तित करता है। ठीक है? सबसे पहला स्टेप तो यही होगा। उसके बाद अगला स्टेप है कि संकल्पनाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा, मतलब जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं उनका यूज करके अपनी डिजाइन को, अब जो उसके दिमाग में है उसको कपड़े पर उतारेगा। और फैशन उद्योग में उपभोक्ताओं की आवश्यकता और मांगों के लिए उत्पाद का नियोजन करेगा। तो अगर हम कोई कपड़ा ऐसा बनाएंगे कि उपभोक्ता ही ना मिले, कोई अगर उसे खरीदेगा ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम जब सामान बनाते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि वो उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से हो, ताकि वो उसे खरीदना चाहें और हमें उसको खरीदने के बाद उस उत्पादन का संवर्धन, वितरण और उत्पादन को संवर्धन और वितरण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब किस तरह हम उसे प्रोड्यूस करके मार्केट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। व्यापारी कौन है? जो एक डिजाइन को पहले, जो उसके दिमाग में है उसे डिजाइन बनाता है, डिजाइन बना के तकनीकों का इस्तेमाल करके, सामान का इस्तेमाल करके उसे उपभोक्ता के अनुसार बनाता है और उनकी ज़रूरतों के, उपभोक्ता की ज़रूरतों के अनुसार उस सामान को तैयार करता है, उसका उत्पादन करता है, उसको पैक मम्मी ने करता अभी है, मम्मी ने जो मार्केटिंग खिलाया। करता है और फाइनली उसको लोगों तक पहुँचाता है। अरे यार। ओके?
तो फैशन व्यापार को अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि फैशन की वस्तु के उत्पादन, क्रय और संवर्धन और विक्रय में व्यापारी की भूमिका परखी जाए। मतलब अब हम ये देखेंगे, बेटा माइक खुला हुआ है आपका, प्रकाश कुमार और दीपांशी, बेटा माइक बंद करो, दीपांशी माइक बंद करिए। हाँ, तो ये जो हमने अलग अलग चीजें पढ़ी है, एक ही व्यक्ति जरूरी नहीं है ये सारी करे। तो कौन सा व्यापारी क्या करता है, कौन उत्पादन करता है, क्रय करता है, संवर्धन करता है, विक्रय करता है, इसमें व्यापारियों की क्या भूमिका है, हम इसको देखेंगे। अगर बहुत छोटी दुकान है, बहुत छोटा सा सामान है, तो कई बार एक जैसे टेलर है, वो अपने आप सामान बना भी लेता है और बेच भी लेता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये सब रोल अलग अलग लोग करते हैं। और हमें अब यहाँ पर यही देखना है कि इसमें व्यापारी क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला है विनिर्माण। विनिर्माण में क्या काम होता है कि फैशन व्यापारी किसी एक परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्त्र को बना रहा है, तो उसे ये देखना पड़ेगा ना कि वो कपड़ा कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। अगर जैसे हम अगर गुजराती कपड़े बनाए या हम अगर अपने ऐतिहासिक कपड़े बनाए, तो इंडिया में जो हमारी एम्ब्रॉयडरीज हैं, हमारे जो ऐतिहासिक यस कपड़े हैं, मैम, पश्मीना हैवी होती है। पश्मीना हो गया, कॉटन हो गया, जो कपड़े हमारे देश में चलते हैं, हम अपनी संस्कृति के अनुसार उन्हें ही बनाने की कोशिश करते हैं और उसी को अपनी संकल्पनाओं में जो हमारी कल्पना है, जो डिजाइन है, उसे हम उसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ओके, कपड़ों और परिधान निर्माण के ज्ञान का उपयोग करते हुए, तो यहाँ पर हमें कपड़े और परिधान निर्माण के ज्ञान की भी आवश्यकता है। फैशन व्यापारी जो है डिजाइनर के द्वारा दिए गए परिधान को ले लेता है और उसको बनाने के लिए बेस्ट तरीका ढूंढता है। तो आपने क्या किया, एक व्यक्ति ने पहले डिजाइन किया और उसके बाद जो उसका व्यापारी है, उसने उस डिजाइन को खरीद के जो कपड़ा इस्तेमाल होना है, कौन सा फैब्रिक इस्तेमाल होना है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी होनी है, कौन से बटन। जैसे अगर आप अपनी भी कोई ड्रेस डिजाइन करो, आपको शादी में जाना हो, तो आप भी यही करते हो कि आप मार्केट जाओगे, देखोगे कौन सा बटन लगाना है, लाइनिंग कैसी लगेगी, लेस कौन सी लगेगी, अगर आपको उसमें फुन्ने टाँगने हैं, वो जो एंड में डलते हैं लेस के, वो कैसे होंगे? तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एंड में, क्योंकि आप इसको मार्केट कर रहे हो, तो अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मूल्य और बाज़ार, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मूल्य क्यों? वो किस रेट पे आपका बिकेगा कि आपको प्रॉफिट हो सके, और लक्षित बाज़ार, आपको ये कहाँ पर बेचना है? इंडिया में बेचना है, साउथ में बेचना है, कर्नाटक में बेचना है, या मॉल में बेचना है, वेस्टर्न जहाँ पर सामान मिलता है, स्कर्ट वगैरह, वहाँ पर आप अपने सूट थोड़ी बेचोगे। तो जहाँ पर सामान मिलता है, वहाँ पर बेचना है। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप उसका विनिर्माण कर रहे हैं। फिर आता है क्रय वैल्यू। क्रय फैशन व्यापार का हिस्सा तब बनता है जब एक व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में रखने के लिए खरीदता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि निर्माण नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैशन जो है, बेटा किसी का एनोटेट खुला हुआ है, उसे बंद करिए। फैशन जो है, वो जो व्यापारी है, यहाँ पर सामान खरीदता है और अपनी दुकान पर रखता है। इज दैट क्लियर? अपनी दुकान पर रखने से क्या होगा कि जैसे अभी तक हमने करा था कि वो अपनी दुकान पर नहीं रखेगा, यहाँ पर वो बना भी रहा था जब हम विनिर्माण की बात कर रहे थे। लेकिन इस स्टेज में वो यहाँ पर सिर्फ खरीद के अपनी दुकान पे रख रहा है। तो ऐसे व्यापारी को क्या पता होना चाहिए कि फैशन की वस्तु ऐसी कौन सी है जो जहां पर उसकी दुकान है, वहां पर वो बिक सकती है। यहाँ पर उसे फैशन साइकिल के बारे में भी जानकारी होनी बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों? जैसे अभी उसे फैशन के बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो क्या होगा? वो अंदाज़ा कैसे लगाएँगे कि यहाँ का जो मार्केट है, जो मेरे आस-पास के लोग हैं, वो किस तरह का सामान खरीदते हैं। जैसे अभी हमारे घर के आस-पास की जो आपकी दुकानें हैं, वो सिर्फ़ बाज़ार से सामान लाती हैं और उसे बेचती हैं। तो वो उसी रेंज का सामान लाएँगी जिस रेंज का सामान आप लोग खरीदते होंगे। और अगर जो मॉल में है, वहाँ उन्हें पता है यहाँ पर महँगा बिक जाएगा, वो महँगा सामान खरीदेंगे। जहाँ पर लोग सूट ज़्यादा पहनते हैं, वो सूट का सामान खरीदेगा। सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, इसका उसको अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक डिज़ाइनर के साथ उसको काम करना होता है और उसे ये बताना होता है कि उसे किस तरह का सामान चाहिए जो उसका बिके आराम से, ठीक है? तो फिर एक डिजाइनर के साथ मिलकर कार्य करने वाला फैशन व्यापारी एक बार फिर वस्त्र निर्माण और वस्त्रों के विषय में डिजाइनर को अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। यहाँ पर क्या होगा? डिजाइनर जो है डिजाइन बनाएगा और फैशन व्यापारी बेसिकली क्या करेगा? उसको बेचेगा। ओके,
तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है संवर्धन। अब संवर्धन में क्या है कि यहाँ पर एक फैशन व्यापारी जो है वो डिजाइनर के लिए काम करता है। जब वो डिजाइनर के लिए काम कर रहा होता है तो उसकी पहली चॉइस क्या होती है? सोचो, अगर कोई डिजाइनर किसी के साथ काम कर रहा है तो उसकी पहली चॉइस क्या होगी कि उसका जो उत्पाद है वो दुकानों तक पहुंच जाए और लोग उसे अधिक से अधिक मात्रा में खरीदना पसंद करें। अगर उसका सामान, मैंने बहुत अच्छी डिजाइन बनाई है लेकिन उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो वो बिल्कुल यूज नहीं हो पाएगी। नहीं तो इसलिए बिकेगा। हमें ऐसा डिजाइन चाहिए जिसको कि लोग मैम आवाज कट रही है। जिसको लोग आसानी से खरीदें। ओके, तो फैशन व्यापारी को जो है सिर्फ रचनात्मक बातों का ही ध्यान नहीं रखना कि डिजाइन कैसा है, बहुत अच्छा है या नहीं, लेकिन उसको जो है प्रबल व्यापारिक कौशल, मतलब सामान को बेचने का स्किल जो है, लोगों तक पहुंचाने का स्किल जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ उत्पादन कौशल भी तेज होना चाहिए, मतलब किस तरह से वो कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा सामान बना सकता है। ओके, फैशन व्यापारी जो है डिजाइनर के द्वारा परिधान को फैशन प्रदर्शनों द्वारा बढ़ावा देता है। तो आपने देखा है फैशन शोज होते हैं, फैशन शोज तो छोड़ दो, आप मॉल में जाते हो, आपने देखा है दुकानों के बाहर कितना सामान टंगा हुआ होता है। अभी क्रिसमस आया था तो ज्यादातर जो दुकानें थी उनमें आपने देखा होगा रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर का सामान रहता है ना? यस तो मैम। उस सामान को वो कैसे डिस्प्ले करता है कि लोगों तक पहुंचाया जाए, और यहाँ पर दृश्य प्रभाव संभावित ग्राहकों को आकर्षित करता है। जो भी दुकानदार लाता है सामान, वो अपने बाहर सबसे अच्छा सामान रखता है ताकि लोग जो हैं आए और उसके सामान की तरफ आकर्षित हो। कोई भी दुकान के बाहर आपने बेकार सामान नहीं देखा होगा, जो उसकी दुकान का बेस्ट सामान है वो वही लगाता है। और इसी के साथ-साथ वो लक्षित बाजार के हिसाब से दुकान लगाता है। मान लो अगर आपकी दुकान ऐसी है जहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं, तो आप जो बाहर डिस्प्ले करोगे वो भी तो बच्चों की कपड़े ही करोगे। ये तो नहीं है ना बड़ों के कपड़े डिस्प्ले करके दुकान अंदर बच्चों की हो, और बच्चों के कपड़े वहां नो पर मैम। डिस्प्ले करोगे जहां पर आपका मार्केट हो और बच्चे सामान खरीदने आते हो। क्लियर? फिर आता है विक्रय। विक्रय जो है फैशन व्यापार का लास्ट स्टेज है। यहाँ पर क्या होता है कि फैशन व्यापारी जो है वो डिजाइनर के साथ काम भी करता है और दुकानों में फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो यहाँ पर वो डिजाइनर के साथ काम करता है, अपना ऑर्डर लेता है और उसे वो बेचने के लिए भी तैयार होता है। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इतनी लेट? इसके लिए जब वो दुकान में ऑर्डर भी करेगा, बनाएगा भी, बेचेगा भी, तो ऐसे व्यापारी को बाजार का पूर्वानुमान होना चाहिए और जो वस्तुओं वो यूज़ कर रहा है, जो वहाँ के लोग जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ-साथ क्रिएटिविटी होनी चाहिए और व्यापारी को सलाह दे सके दुकान और सृजनात्मकता। जो डिज़ाइनर्स हैं, अब तो बहुत तरह के डिज़ाइनर्स होते हैं, विजुअल डिज़ाइनर्स होते हैं जो शो विंडोज़ को डिज़ाइन करते हैं। वो ये भी बता सकते हैं कि व्यापारी जो है अपना सामान किस तरह से डिस्प्ले करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके सामान को देखें और पसंद करें। हम भी जब मॉल में जाते हैं तो हमें भी यही लगता है कि हम सबसे अच्छा सामान खरीदें। तो जब हमारे पास कम टाइम होगा तो हम कोशिश करते हैं ऐसी शॉप पर जाएँ जहाँ पर अ, सबसे सुंदर तरीके से सामान सजा हुआ है। ओके? तो फैशन व्यापारी जो है खुदरा दुकान के लिए भी काम करता है। मतलब छोटी-मोटी दुकानों में भी काम करता है और ये डिपेंड करता है अगर वो खुद ही सब काम कर रहा है, वो डिस्प्ले भी खुद ही करवा रहा है, सामान भी दे रहा है। तो इस तरह से एक फैशन डिजाइनर या फैशन उद्योग में कई तरह का उसे काम करना पड़ता है। फैशन कपड़े बनाने का काम भी करना होता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कपड़े खरीद के बेचने का भी काम करना पड़ सकता है, जिसे हम क्रय कहते हैं। फिर संवर्धन का मतलब कि हम अपने सामान को मार्केट करें ताकि लोगों तक वो पहुंचे। हमने सामान ले लिया लेकिन हम उसे अगर मार्केट ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेकार रहेगा। तो अगला स्टेप आएगा कि हम सामान को मार्केट करें और ऐसी जगह मार्केट करें जहां हमारा सामान बिके। और विक्रय जो है मतलब पब्लिसिटी करें उसकी। और पब्लिसिटी के बाद लास्ट है विक्रय, जब हम उसको बेचें और ऐसे बेचें कि हमें वहां पर फायदा भी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी शॉप पर आए, हमारा सामान खरीदें। यहाँ पर हमारा फैशन साइकिल यूज होता है। हमें पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारी फैशन की डिमांड बढ़ रही है, कहाँ पर घट रही है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है? यस मैम। बेटा एक बार आप इसको रिवाइज करना। हाँ, रुक यस मैम। क्लियर है मैम बेटा? मैम एक बार और बता दो। है बेटा? मैम एक थोड़ा बार सा फिर बता दो विक्रय। हाँ,
विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब है कपड़ों को डिजाइन करके जब बना लेते हैं उसको एक्चुअली बनाना, कपड़ा जो दिमाग में है उसको उतारना। क्रय का मतलब है हम उसे खरीद के दुकान में बेचते हैं। संवर्धन का मतलब है उसकी सेल्स बढ़ाना, लोगों में उसको प्रमोट करना, किस तरह से लोग उसकी पब्लिसिटी करना बेसिकली, ठीक है? पब्लिसिटी के लिए उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, बाहर कैसे सजाएंगे, और आखिरी में आता है हमारा विक्रय, कि उसको बेच देना, ऐसे में बेचना कि वो हमें फायदा दे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये सारे अलग अलग रोल हैं जो एक फैशन इंडस्ट्री में होते हैं। अब जब ये इंडस्ट्री में होते हैं, ये अलग अलग स्तरों पर भी होते हैं। अब ये स्तर जो है वो मैं आज नहीं करूंगी क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक था बेटा, था ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल, तो इसलिए Yes, ma'am. क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, तो इसलिए हम क्या करेंगे,